उत्तर प्रदेश में हाल में हमने देखा योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। सभी अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं, मगर उनको विभाग क्यों नहीं मिले अभी तक, इसे आपको समझाएंगे। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर बीएसपी के उम्मीदवार जो हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर सपा और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो क्यों नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। साथ ही बीजेपी के समर्थन में राज्यसभा चुनाव के दौरान आए मनोज पांडे, उनकी क्या बातचीत फाइनल हुई है, उनका भविष्य क्या है। साथ ही राज्यसभा चुनाव के समय ही समाजवादी पार्टी की टिकट से विधायक पल्लवी पटेल नाराज चल रही थी, विद्रोही स्वर अलाप रही थी, तो उनका क्या भविष्य है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सदरी बहुत जम रही, पहले तो मैं तारीफ करता हूँ आपकी सदरी की। अरे धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 4 नए नाम देखे बीजेपी से सुनील शर्मा, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के अनिल कुमार। 4 लोगों ने शपथ ली। काफ़ी लोग, ओम प्रकाश राजभर तो काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे थे। शपथ हो गई, सब लोग अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का तो बड़ा वीडियो भी वायरल हुआ, पीले गमछे वाला। मगर मंत्री जी लोगों को विभाग नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ आ रहे हैं, वापस क्षेत्र जा रहे हैं, कहाँ बात अटकी है? देखिए, चारों लोग जो हैं, दो तो बीजेपी से हैं और 2 सहयोगी दल के कोटे से हैं। ओम प्रकाश जी के लिए अनुभव कोई नया नहीं है, वो पहले भी मंत्री रहे हैं। अनिल जी कुमार जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, वो पहली बार मंत्री बने हैं। दारा सिंह चौहान भी तो बड़े पुराने नेता रहे, राज्यसभा लोकसभा पता नहीं कितनी पार्टियां देख ली, पहले भी मंत्री रहे थे, आपको याद है, वन मंत्री थे। और चौथे जो है सुनील शर्मा जी, वो पहली बार बने हैं। तो जी जो पहली बार बने हैं उनकी भी बेचैनी वैसी ही है, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं उनकी भी बेचैनी बिल्कुल वैसी ही। और जी सबसे दिलचस्प बात यह है कि सब लोग अपने अपने इलाके में गए, खूब जोरदार स्वागत करवा लिया, बैंड बाजे बजे, नगाड़े हुए, कई जगहों पर भंडारा भी हो गया, पूरा स्वागत की पूरी तैयारी हुई। अनिल कुमार को देखा होगा आपने, उनके सोशल प्रोफाइल पे जाइए, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे तो बहुत सारे वीडियो हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, लोगों की भीड़ लगी है। वैसे ही राजभर जी की भी है, सबकी ऐसी ही है। लेकिन जी सबके जब शाम में अपने घर आते हैं ना, तो फिर एक ही चिंता होती है, भैया आज का दिन भी बीत गया है, विभाग कब मिलेगा। और बात वहीं फिर एक उम्मीद में कि अगले दिन क्या होगा, करते करते 5 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और आज देख लीजिए कि 12 तारीख हो गए, हफ्ते भर का वक्त निकल गया। ये लोग सोच रहे थे कि अभी शपथ ली, शाम तक जो है वो विभाग मिल जाएंगे, करते जी करते हफ्ता बीत गया और बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी भी आचार संहिता लग सकता है, यानी बिल्कुल। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी जी हालांकि विभागों के बंटवारे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा तो कोई फैसला भी नहीं कर सकते ना, ना तो अपनी ट्रांसफर, शक्तियों का पोस्टिंग। इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हाँ, फिर। बिल्कुल नहीं, बस कहने के लिए मंत्री जी रहेंगे, विभाग रहेगा बाहर में, मंत्रालय के बाहर में उनका नाम लिखा रहेगा, आएंगे जाएंगे, बस इतनी सी बात होगी। जी इसीलिए बहुत जल्दबाजी में है ये लोग कि कुछ हो जाए जल्दी, लेकिन ऐसे संकेत अभी मिलते हुए दिख नहीं रहे। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं सौरभ जी, जी कुछ ऐसे विभाग हैं जिनकी डिमांड 2 तरफ से की गई है। अब अच्छा बीजेपी के जो लोग बने हैं मंत्रिमंडल में, वो क्या डिमांड करेंगे, उनको तो जो मिल गया वही समझिए प्रसाद है बहुत जी बड़ा। तो ना दारा सिंह चौहान के पास कोई विकल्प है, ना सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सुनील शर्मा जी के पास कोई विकल्प है। जी विकल्प बचता है तो ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के कोटे से जो बने हैं अनिल कुमार, जी क्योंकि ये लोग ऑलरेडी तय किए हुए हैं और वहां पर मांगी भी है। अब जैसे पंचायती राज विभाग का मैं जिक्र करूं, जी ये आरएलडी की तरफ से भी डिमांड की गई है, बीजेपी के सामने मांग रखी गई कि विभाग हमको मिले, क्योंकि पंचायती राज विभाग में ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे काम होते हैं, विभाग का नेचर ऐसा, उसकी प्रकृति ऐसी जी है। ओम प्रकाश राजभर भी वही विभाग चाहते हैं, उन्होंने तो बताया भी कि कौन सी 3 विभाग वो चाहते हैं। ये बात जाके उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बता दी कौन से थी, आपको विभाग है याद होगा। 3? अब एक पंचायती राज तो है ही, अब 2 अच्छा पर पर्दा डाल दीजिए। अब अच्छा। उन्होंने मुख्यमंत्री को कही है, एक पंचायती राज विभाग, वो दोनों तरफ से की है, दोनों मंत्रियों ने ये बात कही है, इसीलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं। जी आप याद होगा दोपहर 1 बजे में योगी जी ने सारे चारों जो नए मंत्री जिनको शामिल होना था जी मंत्रिमंडल में, उनको बुलाया था चाय पे, लेकिन अकेले में राजभर जी चले गए थे 10:15 बजे, और उन्होंने सारी बात विस्तार से रख दी थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर आज भी वहां जो उनकी महिला नेता की जो हत्या का आरोप लगा है संत कबीर नगर, वहां गए हैं, लेकिन बाद बाकी लोग जो हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर।
और ये जो इंतजार है ना लंबा खिंचता चला जा रहा है। अब वो मंत्री जिनको इस बात का डर है कि मेरे पास से कोई विभाग न छिन जाए, तो आप जब किसी मंत्री के पास बैठेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं जी। विधानसभा गया था, 3 मंत्री मिल गए, हम्म। तो तीनों ने एक ही बात कहा कि मेरे वाले से तो नहीं कोई कतरन होने वाली है। तो हमने कहा भैया कहाँ पता, पता तो बस जिनको है उनको है, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होंगे, पूछ लीजिए। जी। अब इनकी चिंता ये है कि मेरे कोटे का तो ना कट जाएगा, और सब आपस में एक दूसरे से यही बात कर रहे थे। उनमें से तीनों के पास गया और एक जगह 2 मिल गए मंत्री, तो आपस में यही बात कर रहे थे कि भाई जो मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है ना, उन विभागों में से उन लोगों को दे दिया जाए, हम लोग के पास जो विभाग है उसको क्यों ऑफलोड करने की बात है। अब जैसे AK शर्मा है जी। जो मंत्री हैं, उनके पास 2 बड़े-बड़े विभाग हैं। आमतौर पे बिल्कुल। यूपी में ऐसा होता नहीं है। एक दौर होता था जब शिवपाल यादव या आजम खान जैसे बड़े पावरफुल मिनिस्टर के पास 2 या 3 बड़े-बड़े मंत्रालय होते थे। जी। अब AK शर्मा के पास देखिए नगर विकास भी है, ऊर्जा भी है। अब ये जो नए नवेले मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं, उनका सरनेम भी वो है जो पहले कभी बिजली मंत्री उसी सरनेम के हुआ करते थे। तो वो उनके मन में है कि क्या पता उनको बिजली विभाग मिल जाए। और ये जी। जो मंत्री जी उनका भी सरनेम शर्मा है। तो हम्म। आप मतलब समझ पा रहे होंगे, मैं नहीं बिना नहीं, कहे बिल्कुल कुछ समझ गए। चीजें लोग समझ। तो उनके मन में है कि कहीं ये बिजली विभाग बड़ा विभाग है भाई, बिजली विभाग। जी। और ये भी कहा जा रहा है कि बिजली विभाग उतना अच्छा नहीं चल रहा, मुख्यमंत्री जी उतने खुश नहीं, मतलब ये जी। जी। परसेप्शन बनाया गया है, नहीं, कहा जा अक्सर रहा है। तो गर्मियों के मौसम में पिछले साल या उससे पिछले साल भी हमने देखा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड किया, बिजली की शिकायतें काफ़ी आई भी थी, उस समय बड़ी चर्चा भी थी कि अरविंद शर्मा को बुलाया और उनको समझाया या एक तरीके से कहते हैं डांट लगाई, इस तरह की बातें खबरें खूब चल रही थी। जी हाँ, और आपको याद भी होगा कि बिजली कर्मियों की हड़ताल भी हो गई थी, जी। हड़ताल चली और कैसे फिर हड़ताल खत्म हुई। और उस दौरान सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा था श्रीकांत शर्मा के बारे में, जब AK शर्मा यहाँ हैं मंत्री तो उनके बारे में चल रहा था कि अच्छा कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बिजली विभाग को भी लेकर है, पंचायती राज विभाग पर लोगों की नजर है। इसके अलावा आपको बताऊं कि आवास विभाग पर लोगों की नजर है। लेकिन वैसे देखें ओम प्रकाश राजभर को तो पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में तो उनके पास पिछड़ा कल्याण और विकलांग कल्याण जैसे विभाग ही मिले थे। जी। RLD पहली बार आई, तो देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है, क्या विभाग मिलता है। लेकिन हाँ, ये इंतजार की जो घड़ियां है ना, वो लंबी खिंचती चली जा रही हैं चारों ही नए नवेले मंत्रियों के लिए। बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां लंबी खींच रही हैं और इंतज़ार की घड़ियां जो टिकटार्थी हैं, चाहे बीजेपी में हों, चाहे सपा की बची हुई सीटें हों, चाहे बसपा की, सबके बचे हुए हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम सपा और भाजपा जिनके घोषित हो चुके हैं उनकी बात करें तो उनकी नज़र है बसपा पर कि बसपा किसको उतारेगी, उनके कोऑर्डिनेटर कौन है, कौन प्रत्याशी हो सकता है। तो इसके पीछे पंकज जी क्या गणित है, मतलब बसपा के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों पर सपा और बीजेपी कैंडिडेट क्यों नजर गड़ाए बैठे हैं? देखिए पहले तो एक बसपा का जो नियम है और उसका जो कानून है और जो परंपराएं हैं वहां इन दोनों पार्टियों से बिल्कुल अलग है। जी। वहां क्या होता है ना कि फाइनल लिस्ट जब मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती हैं कि इन उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, इसमें फलना बिरादरी के हैं, फलना धर्म के हैं, वो सब बताती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं। 18 मंडल हैं यूपी में, हर मंडल के 1 या 2 कोऑर्डिनेटर हैं। वो कोऑर्डिनेटर अपने अपने इलाके में लोकसभा सीटों पर जाकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर देते हैं। जी। अब तक यूपी में 5 लोकसभा की सीटों पर BSP ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी। 4 जो घोषणा की गई है, महज संयोग कहिए कि चारों के जो उम्मीदवार है ना BSP के, वो मुस्लिम हैं। जी। और इसमें से जो 2 हैं वो नगर पालिका के चेयरमैन है या उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। जी। ये बड़ा अद्भुत संयोग है। आपको बताऊं जैसे कि अमरोहा अमरोहा सीट से जिनको उम्मीदवार बनाया गया, या फिर कन्नौज से, जी। या मुरादाबाद से। अब जैसे पीलीभीत से जो सीट की घोषणा की गई, अनीस अहमद खान, ये भी जी। मुस्लिम है। मुरादाबाद से इरफान सैफी हैं, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन हैं, और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा। अब ये चारों मुस्लिम हैं। अब ये मान के चलिए कि ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये तो क्लियर हो गया है। बिल्कुल। नहीं कुछ करते हुए भी और हर जगह पर अगर बहन जी का बेस वोट देखे SC बिरादरी का, तो लोकसभा में 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख, कहीं पर 2.5 लाख, इतने तो उनके पास अपने समाज का वोट बैंक होता है। इसके ऊपर बिल्कुल। अगर मुस्लिम समाज का वोट मिल गया तो फिर क्या स्थिति होगी। अब जैसे कि कई जगहों पे तो घोषणा कर दी गई, जैसे कि नौशाद अली हैं, इनके मंडल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने इन सब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुछ जगहों पर इशारा कर दिया गया, क्या होता है ना, लोकसभा प्रभारी बना दिया जाता है, मतलब यही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आखिरी वक्त तक BSP में टिकट बदलता रहता है। जी। अब जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी
और समाजवादी पार्टी दोनों इस जुगत में लगे हैं, जहां जहां उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है कि भाई बीएसपी का टिकट किसको मिल रहा है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से टिकट चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वो घोसी से लड़ रहे हैं। अब घोसी में समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा? तो एक तरीके से अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि राजीव राय जो उनके प्रवक्ता भी हैं, पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनको मिल सकता है, ऐसी दावेदारी है। हालांकि आखिरी वक्त तक कोई और नाम भी आ सकता है। अब वो भूमिहार बिरादरी के हो गए, अति पिछड़ी जाति ने राजभर के ओम प्रकाश राजभर के बेटे हो गए। तो बीएसपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर राजीव राय की भी नजर है और ओम प्रकाश राजभर की है। वो उम्मीदवार अगर मान लीजिए कोई ऐसा आता है, मान लीजिए कोई मुस्लिम आ जाता है, तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो कोई पिछड़ी बिरादरी का दे देती है बहन जी, तो फिर इसका नुकसान किसको हो जाएगा? इसका नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। तो दोनों ये चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा हो जिससे उनको फायदा हो। तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी के नेता जो है वो भी बीएसपी के नेताओं के संपर्क में है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी अपने अपने बीएसपी नेताओं के संपर्क में है कि भाई साहब एक काम करिए ना, फलाने जो है ना इनको इस लोकसभा सीट से टिकट दिला दीजिए। अब जैसे उमाशंकर सिंह है, बीएसपी के इकलौते विधायक है, उनके फोन आजकल खूब गनगना आ रहा है और बहन जी तक या मायावती तक उनकी डायरेक्ट पहुंच है। बहुत ऐसे लोग जो मायावती जी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आजकल मंडल जो लोग कह रहे थे ना कि अकेले बहन जी लड़ रही है चुनाव में, तो उनका वो रसूख नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो जानकारियां मिल रही हैं जैसे जैसे, तो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो और या बीजेपी के, वो चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार हो जिससे उनका फायदा हो, सामने वाले के वोटों का बंटवारा हो जाए। तो बीएसपी नेताओं के संपर्क में इन सभी पार्टियों के लोग हैं और अपने अपने हिसाब से जुगाड़ सेट करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसमें फोन में कन्वर्सेशन सुनेंगे और बात करेंगे ना, अद्भुत अद्भुत कहानियां कि कैसे ये मिलते हैं। क्योंकि मायावती के यहाँ क्या नहीं, कोई नेता दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर नहीं आ सकती, वहां सब चलन नहीं है। दूसरी पर शादी ब्याह में भी ये लोग बड़ा बच के रहते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, किस गेस्ट हाउस में, किसी के घर पे। अब होटल जाएंगे तो फिर तो तस्वीर आ जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगा। तो आजकल ये खूब चल रहा है, लखनऊ में खूब भेंट मुलाकातें हो रही हैं कि कम से कम ये वाला टिकट इस नेता को दिलवा देना। राजनीति कितनी मुश्किल है कि अपने टिकट की चिंता तो करनी है, सामने वाली पार्टी से किसको टिकट मिलेगा इसकी भी चिंता करनी है, समान रूप से उतनी चिंता करनी है। ये बड़ा अद्भुत खेल है, सिर्फ यूपी में नहीं होता है, सब जगहों पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब राजनीति की और टिकट की चिंता की हमने बात की, तो दो और प्रमुख नाम उत्तर प्रदेश की चर्चा में जो रहे पिछले राज्यसभा चुनाव के दरमियान, एक मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी थे विधानसभा में और विधायक भी हैं, वो आ गए हैं, ऊंचार सीट से विधायक हैं और वो आ गए हैं फिलहाल बीजेपी के साथ आ गए हैं, उनको अलग घटक का दर्जा दे दिया गया है। मगर उनका भविष्य क्या है? क्योंकि चर्चा तो बड़ी चल रही है कि वो रायबरेली से लोकसभा लड़ सकते हैं, फिर सुल्तानपुर से भी उनका नाम आपने बताया कि जा रहा है। कुछ उनको संकेत मिला है कि उनका भविष्य क्या है, क्या होगा उनके साथ? नहीं, मिल तो आए हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वो। और आपको एक बात दिलचस्प बताता हूं सौरभ जी, कि आज से नहीं है वो संपर्क में, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी संपर्क में थे। अच्छा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी संपर्क में थे। याद करिए उनके यहाँ जब गृह प्रवेश हुआ था रायबरेली में, वो मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं आपको पता है? सुल्तानपुर के। और उनका ननिहाल जो है वो है भदोही जी। और उनके नाना भदोही के बड़े चर्चित विधायक थे। अच्छा। और दबंग विधायक हुआ करते थे, 5 बार विधायक रहे। मतलब उनकी खिड़की जो है वो खुलती है भदोही में भी, रायबरेली में भी और सुल्तानपुर में भी। ये बात शायद कम लोगों को पता हो जी। और मनोज पांडे का याद करिए वो तस्वीरें, जब उनके यहाँ रायबरेली में गृह प्रवेश हुआ था तो चार्टर्ड प्लेन से अकेले सोनिया गांधी पहले आई, फिर शाम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई। और उस वक्त वो कांग्रेस की बहुत मदद किया करते थे और इसीलिए उन लोगों का उनका आभार जताने की ये लोग गृह प्रवेश में गए थे जी। और मैं बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो ने उनसे संपर्क तब किया था जब 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन तब उन्होंने पाला नहीं बदला। अब आप पूछेंगे कि जब पिछले 4-5 साल से संपर्क में थे तो अब जाकर पाला क्यों बदला? उसकी एक छोटी सी दिलचस्प कहानी, आपके पास समय हो तो मैं बताऊं? नहीं, पूरा समय, फुल समय है। हुआ ये, आप याद करिए, एक ही दिन रायबरेली में 2 कार्यक्रम थे। आप जानते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी यही सबसे बड़ी बात होती है। उनकी दुश्मनी सबसे बड़ी किससे है? स्वामी प्रसाद मौर्य से जी।
अखिलेश यादव जी ने क्या किया कि रायबरेली में एक ही दिन इन दोनों नेताओं के अलग अलग प्रोग्राम थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी था और प्रोग्राम इनका भी था, मनोज पांडे का। और उस इलाके में इन दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो जग जाहिर है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इन्होंने हराया है, मनोज पांडे ने, जी। सबको पता है। और अभी जब पार्टी छोड़े भी थे, मतलब अलग हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब उन्होंने मनोज पांडे जैसे नेताओं के बारे में बहुत कुछ हुआ ये कि पहला कार्यक्रम था स्वामी प्रसाद मौर्य का, दूसरा कार्यक्रम था मनोज पांडे का। अब अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया रायबरेली पहुंचते ही, और लेके जाने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में। और जी। वही वो दिन था जिस दिन कहा जाता है कि मनोज पांडे ने डिसाइड कर लिया कि उनकी बहुत मदद की थी मुलायम सिंह यादव ने। आप याद करिए, जब रायबरेली से अखिलेश सिंह जो बाहुबली थे, जिनकी बिटिया अदिति सिंह विधायक है, इनकी जी। और उनकी पारिवारिक दुश्मनी सब जानते हैं, दोनों जी। तरफ से हत्याएं भी हुई हैं, मतलब बहुत झगड़ा खून खराबा तक पहुंचा था। जी। तो वहां पर लेके जा रहे थे मनोज पांडे को अखिलेश यादव, बार बार कह रहे थे कि भाई उस मंच पर मैं नहीं जा सकता जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मंच है, क्योंकि अगर जिस दिन मैं गया मेरी राजनीति भस्म हो जाएगी। अखिलेश यादव बार बार क्या हो जाएगा, चलिए वहां पे। लेकिन आखिर में जब मुश्किल से 500 मीटर दूर था वो कार्यक्रम, इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतरे और निकल दिए। और बताया जाता है कि उसी दिन उन्होंने तय किया था कि भाई अब यहां रहना मुनासिब नहीं हो, क्योंकि उनके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल। अब रही बात जो मैं कह रहा था 3 खिड़कियों की, अब पहले ये तय हो जाए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। जी। मनोज पांडे का ये मानना है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, वो ये परंपरागत सीट छोड़ना नहीं चाहेंगी, बस वो देख रही हैं कि आगे क्या होता है। जी। मनोज पांडे का कहना है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो तैयार है। देखिए, वो अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पार्टी के चीफ विप थे, और उनका ये कहना है कि अगर रायबरेली से मौका मिल गया तो भी ठीक है, सुल्तानपुर से मौका मिल गया तो भी ठीक है, भदोही से पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, वो मेरा ननियाल है तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे, सुल्तानपुर अच्छा। मेरा मूल घर है तो मैं वहां भी अगर दे दिया तो मैं वहां भी लड़ लूंगा। यानी तीनों विकल्प खोल रखे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। वो बार बार ये कहता है कि मैं कोई ऐसे वैसा, अभी जो पाला बदले हैं तो वो कहते हैं हम आम से कुछ खास किस्म के हैं, तो पार्टी, और इसीलिए वो बताते भी हैं कि लगातार उनके पास कई बार ऑफर है, कई बार संपर्क में है। अब देखते हैं पार्टी उनका इस्तेमाल किस तरीके से करती है। वैसे रायबरेली में बीजेपी की राजनीति में अब जब मनोज पांडे तकनीकी रूप से तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी को हो ही गए, तो एक दिनेश प्रताप सिंह है मंत्री। तो दिनेश प्रताप सिंह जो पिछली बार चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ, मुझे लगता है 55-57 हजार वोटों से जीती थी सोनिया गांधी शायद, और वही बीजेपी के उम्मीदवार थे दिनेश प्रताप सिंह जो अभी उद्यान मंत्री हैं। उनसे भी उनकी राजनीतिक रिश्ते जो हैं मनोज पांडे के 36 के ही हैं। तो अब सुल्तानपुर जाते हैं जहां मेनका गांधी सांसद है, भदोही जाते हैं या रायबरेली जाते हैं, लेकिन उनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है, जरूर इच्छा है, और 3 सीटों पर दावेदारी, जैसा कि आपने बताया। दूसरा बड़ा नाम पल्लवी पटेल का, जिनके विद्रोही स्वर राज्यसभा चुनाव के दरमियान सबने देखे। अभी उनका फिलहाल क्या रुख है? क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? अखिलेश यादव से कुछ उनकी बातचीत चल रही है कि उसके बाद से बंद है? अखिलेश यादव से तो बातचीत बंद हो गई है, लेकिन दूतों के जरिए बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं कि संवादहीनता हो गई है। और पल्लवी पटेल के जो पति हैं पंकज निरंजन, उनसे भी बातचीत हो रही है। और आपको बताऊं कि मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है जरूर। ये जो राज्यसभा का चुनाव था जिसमें उन्होंने कहा पीडी का कोई उम्मीदवार नहीं है, उस बात पर उन्होंने कहा कि पीडी के उम्मीदवार को वोट डालूंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि उनका परिवार जो है वो राज्यसभा का टिकट मांग रहा था, इसीलिए सब दबाव बनाया जा रहा है। उससे पहले ये कहा गया कि उनकी माता कृष्णा पटेल जो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ गई, लिफाफा सिंबल है उनका, सदर से चुनाव लड़ गई, जबकि तय हुआ था कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनको एमएलसी बनाया जाएगा, तब भी वो समझौता टूटा। अब जो कहानी ये है कि पल्लवी पटेल चाहती हैं कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े। अच्छा। कांग्रेस के नेताओं के लगातार संपर्क में है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव इस बात से कांग्रेसी नेताओं से बहुत नाराज है, और 2 टूक उन्होंने कह दिया, ये आपका एक म्यान में 2 तलवार वाली बात नहीं चलेगी कि आप बाएं भी चलेंगे दाएं भी चलेंगे, अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के गलवैया करेंगे, पल्लवी पटेल से कांटेक्ट में रहेंगे और हमारे साथ गठबंधन का धर्म निभाएंगे, ये सब नहीं चलने वाला। ये बात जरूर है कि पल्लवी पटेल लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, वो भी यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे के संपर्क में है। लेकिन सवाल यह है कि यहां गठबंधन को खतरे में डालकर कांग्रेस अब कुछ करेगी नहीं।
मतलब ये खतरा या जोखिम कांग्रेस नहीं मोल लेना चाहिए। तकनीकी रूप से आप जानते हैं सौरभ बाबू कि सिराथू से जब चुनाव लड़ी थी तो पार्टी उनकी अपना दल कमेरावादी है, लेकिन वो चुनाव लड़ी थी साइकिल के सिंबल पर, तो समाजवादी पार्टी के विधायक है, तो लड़ना होगा उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब प्रयागराज जो है वो कांग्रेस ने अपने लिए ली है, फूलपुर लिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम फूलपुर से पल्लवी पटेल को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। पल्लवी पटेल फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहती, चूंकि वो कुर्मियों के, पटेलों के प्रभाव वाला इलाका, वहां पटेल बिरादरी के कई लोग पहले भी सांसद रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी रहे हैं, एनपी पटेल भी रहे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको मैसेज भेजा गया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अपनी बहन के खिलाफ लड़िए। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे बिल्कुल। कि मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल अभी सांसद है, मोदी सरकार में मंत्री है, कहा गया कि आपको लड़ना है तो मिर्जापुर से लड़िए, वरना दूसरी जगहों पर विचार नहीं कर सकते हैं। हालांकि पल्लवी पटेल की इच्छा है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़े, और यही वो बात है जहां पर पेंच फंसा हुआ है। अब तय करना होगा पल्लवी पटेल को भी और समाजवादी पार्टी से भी संवाद करके ये तय होना पड़ेगा कि वो चुनाव लड़ना चाहती है कि नहीं। अगर लड़ना चाहती है तो कहां से लड़ेंगी और अखिलेश किस बात पर आके रजामंदी देते हैं। बिल्कुल, अंतिम फैसला तो अखिलेश यादव को ही लेना है कि पल्लवी पटेल लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, या अगर पल्लवी पटेल लड़ना चाहती हैं और जिद करेंगी और जिद पे उतरेंगी तो हो सकता है कि वो और कोई बड़ा फैसला लें, अन्य फैसला लें। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है, लगातार जो भी अपडेट्स होते हैं टिकटों को लेकर, गठबंधनों को लेकर, रार को लेकर, पंकज जी आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ऐसी और तमाम अपडेट्स, टिकटों के बंटवारे को लेकर हो, गठबंधन को लेकर हो, या जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसके बारे में हमने बताया कि क्यों नए विभाग अभी तक बटे हैं, कहाँ बात फंसी हुई है, ऐसे सारे अपडेट्स आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।